Okay, so now let us start. Here we will discuss from question number 1 to question number 25 of December 2019 paper. So now let us start. So this is the first question of this session. The statement that social group work is concerned with the normal person and the social case work deal with the abnormal person may be considered as. ये जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या ये सही है गलत है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। Yes, good morning. Good morning to all of you guys. फर्स्ट का फर्स्ट आंसर आ रहा है सभी का। दैट मीन्स कंप्लीटली रॉन्ग एंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड ओके, बिकॉज यहाँ पर जो लिखा है सोशल ग्रुप वर्क एंड सोशल केस वर्क, सोशल केस वर्क डील विद द इंडिविजुअल्स एंड द सोशल ग्रुप वर्क डील विद द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। यहाँ पर नॉर्मल पर्सन एबनॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं है। इट डिपेंड ऑन द पर्सन कि उसको किस प्रकार की हेल्प चाहिए, किस प्रकार की मदद चाहिए उसको। सो आपका दोनों ही गलत हो जाएंगे एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द कंसेप्ट ऑफ Gestalt meaning in its totality or in aggregate configuration form as a result of interaction between the client and environment is used in। किस मेथड में इसको यूज किया जाता है? Gestalt थ्योरी, बेसिकली Gestalt थ्योरी भी है, Gestalt थेरेपी भी है। तो किस मेथड में इसको यूज करते हैं? सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और दी सोशल वर्क रिसर्च। Gestalt को यहाँ पर थ्योरी दी गई थी इनके द्वारा, एक नाम था इनका मैक्स बर्थहाइमर, इनके द्वारा इसको ये जो वर्ड ओरिजिनेट किया गया था। इनका मानना था कि जो है होल इज ग्रेटर देन सम पार्ट ऑफ ऑल, इसके टोटल जो पार्ट है उससे ज़्यादा है। मतलब ये सिंपल है कि इन्होंने ये बताया है कि जो इंसान का माइंड है और उसका बिहेवियर, उसको दोनों को एक साथ उन्होंने देखा एज ए होल, और बोला कि ये जो माइंड और बिहेवियर दोनों चीज़ें एक साथ हैं और इसमें परसेप्शन करने में, परसीव करने में आसानी होती है और इंसान चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है चाइल्ड का, बच्चे का, कि जो बच्चा है, बच्चे के पास अगर आप टॉय लाएंगे, कोई डॉल लाएंगे, तो उसको जल्दी समझ लेता है, वो देख के खुश भी होता है। अगर आप यही करेंगे, उसके टॉय या डॉल को आपके उसके हाथ पैर अलग अलग कर दें और डिफरेंट पार्ट्स में उसके सामने लाएं, तो उसको परसीव नहीं कर पाएगा और शायद उसको देख के खुश भी ना हो। तो उन्होंने बताया कि जो माइंड और उसका एनवायरनमेंट और जो है उसको परसीव कर पाता है एक साथ एज ए होल। सो सम ऑफ इट्स होल इज ग्रेटर देन दी सम ऑफ इट्स पार्ट। इसी वजह से बाद में इस थ्योरी को एज ए थेरेपी भी कंसिडर किया गया कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, कि किस प्रकार से थेरेपी मतलब होता है कि कैसे इंसान का, जैसे कि कोई पर्सन एबनॉर्मल है किसी प्रकार से, तो जैसा कि इसमें बताया गया कि माइंड और बिहेवियर दोनों को एज ए होल समझना है, तो इंसान के बिहेवियर को बदल के उसके माइंड को भी बेहतर किया जा सकता है, मतलब एबनॉर्मल पर्सन को नॉर्मल किया जा सकता है अगर उसके एनवायरनमेंट को, उसके बिहेवियर को ठीक कर पाएंगे। तो बाद में इसको एज ए थेरेपी भी लिया गया है। तो पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, सोशल केस वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सोशल ग्रुप वर्क इज बेसिकली रिलेटेड टू। सोशल ग्रुप वर्क किससे रिलेट करता है? डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ वर्किंग फॉर द ग्रुप मेंबर्स। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर इसमें से 4 में से करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड। ओके, सेकंड का फर्स्ट है, ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है। थर्ड का आंसर दीजिए। टू का बी कोई आंसर दे रहा है, ग्रुप वर्क नहीं, देखिए यहाँ पर दिया है ना केस वर्क,
केस वर्क डील विद द इंडिविजुअल पर्सन, है ना। तो वही तो मैंने बताया कि यहाँ किसी इंसान, यहाँ बाद में इसको एज ए थेरेपी भी लिया गया। तो किसी इंसान के एबनॉर्मलिटी को ठीक करना है ना, उसके माइंड को लेकर के कोई समस्या है तो उसके इन्वायरमेंट, उसके आसपास के उसका बिहेवियर को बदल करके उसके माइंड को बेहतर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो ये इंडिविजुअल के साथ होगा ना, तो सोशल केस वर्क रहेगा। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ वर्किंग फॉर द ग्रुप। देखिए आप फिर गलती कर रहे हैं वही। अब क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं दिसंबर 20 इसमें 19 में क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है ना तो आप आंसर आसानी से लगा सकते हैं। इसमें कुछ रटने वाला कुछ है नहीं। अगर आपको पता है कि सोशल ग्रुप वर्क किस प्रकार से डील करता है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी आ रहा है बहुत लोगों का, डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ वर्किंग फॉर ग्रुप मेंबर्स। गलत है, 4th नहीं होगा। सोशल ग्रुप वर्क इज बेसिकली रिलेटेड विद, किससे रिलेट करता है? डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ वर्किंग फॉर द, वे ऑफ वर्किंग थोड़ी होगा। इसका जो मेन फोकस कहाँ होता है सोशल, जितने भी मेथड हैं उनका मेन फोकस डिफरेंट है ना, सबका अलग अलग। वे ऑफ वर्किंग विद द ग्रुप मेंबर, ये तो नहीं होगा, है ना। सोशल ग्रुप वर्क हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प कर पाएँ, है ना, उनकी सोशल फंक्शनिंग को बेहतर कर पाएँ, उनमें एबिलिटी डेवलप करना, ताकि वो खुद समस्याओं को सॉल्व कर पाए, उनकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ डेवलप करना उनमें, है ना, डिफरेंट तरीके से। इसलिए सोशल ग्रुप वर्क यूज किया जाता है। सो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में सब कुछ आ जाएगा। पर्सनालिटी मतलब उसकी बोल सकते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग करना, है ना, एबिलिटी को बेहतर करना ताकि वो समस्याओं को खुद सॉल्व कर पाए। तो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी विल बी राइट आंसर। और पर्सनालिटी का मतलब किसी इंसान के मतलब उससे मत देखिए आप, पर्सनालिटी में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आपका डी तो वैसे भी नहीं होगा, ये तो कोई बेसिक रिलेटेड नहीं है इससे, ठीक है। सेकंड विल बी राइट आंसर। ओके, इसको समझ लीजिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए सोशल ग्रुप वर्क की, आपको समझ में आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ वे ऑफ वर्किंग तो आप सोशल केस वर्क में भी यूज करते हैं ना, वे ऑफ वर्किंग तो सभी में यूज होगी। यहाँ ग्रुप मेंबर की जगह आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट इन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इज इन दी ऑर्डर। आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑर्डर में लगा हुआ है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट इन दी सीओ। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का आंसर दीजिए। फोर्थ का सेकंड, इनिशियल स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज, मिडिल स्टेज, स्टेशन स्टेज। थ्री बी ए, 4 का 2 सेकंड, ओके। सबसे पहले आएगा आपका इनिशियल स्टेज, है ना, उसके बाद आएगा उसका मध्य चरण मिडिल स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज, उसके बाद एक्सपेंशन होने के बाद इंस्टलाइजिंग द प्रोग्राम स्टेज, ये आपका लास्ट में रहेगा। पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, पहला आंसर करेक्ट होगा, राइट। नौशाद अली सर करेक्ट है आपका, स्वामी जी करेक्ट है। और जिसका गलत है प्लीज़ इसको समझ लीजिए, है ना, पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम इंस्टलाइज करना, प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना लास्ट पार्ट में आएगा ना, मतलब इसके आगे भी स्टेजेस होंगे बट यहाँ पर केवल आपको 4 स्टेज दी गई हैं, इसलिए इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये आपका लास्ट में आएगा इनके कंपैरिजन में। इनिशियल स्टेज तो पहले आ जाएगा, उसके बाद मिडिल स्टेज, फिर एक्सपेंशन स्टेज, फिर आएगा उसका टू इनिशिएट द प्रोग्राम। फोर्थ आंसर, फर्स्ट आंसर विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कोर स्टेज ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन इन दी इवोल्यूशनरी मैनर। इसका मतलब होता है कि किस प्रकार से सोशल वर्क स्टार्ट हुआ, शुरुआत में क्या था, उसके बाद किस पे फोकस किया गया,
है ना, वो सभी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी 2019 जो दिसंबर का पेपर है उसके बाद के जितने भी 2-3 पेपर हैं, अगर इनमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छी है, बिकॉज इनमें जो क्वेश्चन है ये करंट पैटर्न पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए सभी लोग। 3 डेली हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने आपके सही हो रहे हैं, है ना। इससे थोड़ा आइडिया लगेगा हमको भी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, तो उसके अनुसार फिर ना उसी अनुसार वीडियो बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 3 राइट, 3 इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले सोशल वर्क स्टार्ट हुआ है चैरिटी, उसके बाद वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए उनके काम करना, उनके कल्याण के लिए, और फिर बाद में विकास पर फोकस किया गया, और प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो ये 3 आंसर विल बी राइट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। यहाँ पर बात की जा रही है पंचायत की, तो पंचायत के जो पावर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है, वो कौन सा शेड्यूल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है पंचायत से लेकर के। 6 का 3, 11th शेड्यूल, ओके 3 राइट राइट। सो ये आंसर करेक्ट है। 11th शेड्यूल जो है डील करता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत, एंड 12th शेड्यूल है जो डील करता है आपका म्यूनसिपैलिटी से लेकर के, उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो अथॉरिटी, उसकी पावर है, उसको लेकर के। सो ये आपका म्यूनसिपैलिटी को लेकर के है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल फॉर्म ऑफ फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी प्रकार से फिजिकली रूप से, सेक्सुअली, वर्बली और इमोशनली हर्ट करना, हार्म करना किसी को, तो इससे इंसान का मेंटल, फिजिकली, या बोल सकते हैं किसी रूप शारीरिक रूप से उत्पीड़ित होता है, पीड़ित रहता है। तो किस प्रकार का वायलेंस है, यहाँ पे 4 वायलेंस दिए गए हैं: सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, मोलेस्टेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ऑल फॉर्म ऑफ द फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज दैट हार्म, कॉज, इंजर टू, endanger health, safety, ill and well-beings, either mental or the physical. So B right, 7 का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा। सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो यहाँ पर ये बहुत सारी टर्म दी गई ना, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल अब्यूज तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे सभी सभी चीज़ों को देखना है, तो बी आंसर विल बी करेक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस में सब कुछ आ जाता है, आर्थिक रूप से, इमोशनली, वर्बली, सेक्सुअली, फिजिकली। तो ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। इको हो रहा है, साउंड इको हो रहा है क्या गाइज? अच्छा इकोनॉमिक है, ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक। अच्छा इकोनॉमिक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए पढ़ाई, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं देना है, किसी रूप से, आर्थिक रूप से कोई पर्सन, मतलब मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है ना, तो हस्बैंड के द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है महिला को, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक अब्यूज़। या हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फैसिलिटी एंड द इंस्टीट्यूशंस विच प्रोवाइड दैम फैसिलिटी इंस्टीट्यूशंस। आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, और ये बेसिकली चारों के चारों रिलेटेड है जुवेनाइल क्राइम, बच्चों को लेकर के। तो कौन किसके साथ पेयर हो जाएगा बताना है। मेंटेनेंस एंड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए फैसिलिटी और मेंटेनेंस देना, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। और प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्मेशन ऑफ जुवेनाइल्स, जो जुवेनाइल क्राइम कर दिया जाता है किसी बच्चे के द्वारा, है ना, उसे जुवेनाइल क्राइम बोलते हैं, जो बच्चे के द्वारा किया जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये सभी किस में आएगा। और टेम्पररी रिसेप्शन ऑफ जुवेनाइल्स, जब तक ये क्या है टेम्पररी, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी क्राइम कर दिया गया है, तो जब तक उसकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ना, केस पेंडिंग है, तब तक उस बच्चे को कुछ समय के लिए रखा जाता है। तो किस में, स्पेशल होम, जुवेनाइल होम, ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी।
एनी प्लेस और इंस्टीट्यूशंस विलिंग टू रिसीव और टेक केयर ऑफ द जुवेनाइल्स। फाइनेंस रिलेटेड हरासमेंट, हाँ वो एक ही बात ही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, टेम्पररी रिसेप्शन ऑफ जुवेनाइल्स, उसको आप किसके साथ जोड़ेंगे? ऑब्जर्वेशन होम के साथ। इसका मतलब होता है कि जब कोई बच्चे के द्वारा क्राइम किया जाता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स या बोल सकते हैं इंक्वायरी जो पेंडिंग है, तब तक के लिए उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है, टेम्पररी रिसेप्शन ऑफ चाइल्ड। तो सी का आपका फर्स्ट के साथ पेयर हो जाएगा। सो नाउ यू कैन एलिमिनेट अदर ऑप्शन लाइक दिस, ये भी आपका कट जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप, अगर आप चार में से किसी एक के बारे में जानते हैं तो आप आंसर लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें चारों के चारों अलग अलग दिए हैं, और बाकी आप पढ़ लेना कौन किसके साथ पेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द विच आर द टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। आपको बताना है कि नौकरशाहों की इसमें से कुछ विशेष टिपिकल क्या क्या विशेषताएं हैं। डिपेंडेंस ऑन द रेगुलेशन, impersonal relation, great victory of rules and procedures, and indifference from the right and privilege of the office। इम्पर्सनल रिलेशन का मतलब होता है कि उनके कोई ऐसे रिलेशन नहीं होते लोगों के साथ, इमोशनली कनेक्ट नहीं होते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट ना प्राप्त हो और लोगों को, है ना। ग्रेट विटोरी मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, या हिंदी में कुछ गलत लिख गया है। इंडिफरेंस फ्रॉम द राइट एंड प्रिविलेज, उनको पूरा का पूरा अधिकार दिए जाते हैं, प्रिविलेज दिए जाते हैं, तो इंडिफरेंस नहीं है, उपेक्षित नहीं उनसे, उनको पूरा अधिकार दिया जाता है और पावर भी दी जाती है और प्रिविलेज भी दिए जाते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी डी, अच्छा डी नहीं होगा। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस का मतलब होता है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रिविलेज तो दिए जाते हैं, नहीं तो आपको पता ही होगा, अधिकार भी उसके पास होता है, तो वो उपेक्षित थोड़ी है, उनके पास फुल अधिकार है। तो डी आंसर गलत हो जाएगा। सी विल बी राइट। ओके, तीनों सही है। रूल्स प्रोसीजर्स को फॉलो करना, है ना, इम्पर्सनल रिलेशन भी होते हैं, एंड डिपेंडेंस ऑन दी रेगुलेशंस। सो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेटर्स जनरल इंप्रेशन ऑन रेटिंग्स ऑफ स्पेसिफिक रेटीज क्वालिटी इज नोन एज। कोई प्रोडक्ट है किसी पर्सन के द्वारा, इसको ना रेट किया जाता है, आपको बताने कि किस प्रकार का जो इफेक्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे। मतलब ये है कि मान लीजिए किसी प्रकार का बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पिक्चर है, पिक्चर में कोई पर्सन है, अब इस पर्सन को देख करके मान लीजिए गुड लुकिंग है देखने में, तो अगर कोई इंसान इसके बारे में ऐसा बोल देता है कि ये पर्सन जो है अच्छा है दिखने में, और इसकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो भी बेहतर होगी, अगर उसने ऐसा एज्यूम कर लिया, क्योंकि एजम्पशन है ना, तो पिक्चर को देख के यार कोई नहीं बता सकता है कि इंसान कैसा है, अगर उसकी दिखने में अगर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी बेहतर हो। तो एक एजम्पशन है, एक ये प्रेजुडिसेस है, तो उसको क्या बोलेंगे? किसी पर्सन के बारे में एज्यूम कर लेना, एक सोशल परसेप्शन बना लेना, है ना। ये यहाँ पर बोला गया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ रेटर जनरल इंप्रेशन ऑन रेटिंग्स ऑफ स्पेसिफिक रेटिंग क्वालिटी। किसी मान लीजिए प्रोडक्ट पे उसकी क्वालिटी को लेकर के, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया अमेजन से, आपने उस पर एक इम्प्रेशन, मतलब होता है कि आपने कोई कमेंट डाला और दूसरे लोग उसको देख करके परचेज कर रहे हैं, तो ये क्या एक इंप्रेशन जा रहा है, बोल सकते हैं एजम्पशन है लोगों का कि अच्छा इसने ऐसा इस पर कमेंट किया है तो हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा हो। ओके 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 ओके, हेलो इफेक्ट राइट, फर्स्ट आंसर विल बी राइट। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस आफ्टर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपको बताना है। एडिटिंग द फील्ड इन टूल, कोडिंग, रिपोर्टिंग, राइटिंग रिपोर्ट एंड टेबुलेशन। 11 का 3 सी
सी ओके राइट। सो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपके पास रॉ डेटा होता है ना। रॉ डेटा को आप पहले एडिट करते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतना डेटा लेते हैं, उसके बाद उसको कोडिंग करना, टैबुलेशन करना और लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करना। डी सी आंसर विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 12, सोशल प्लानिंग इज रेफर टू एज, किस प्रकार की प्लानिंग होती है सोशल प्लानिंग? व्हेन इट टेक प्लेस इन कम्युनिटी सेटिंग, जब हम कम्युनिटी में बात करते हैं कम्युनिटी को लेकर के, तो सोशल प्लानिंग किस प्रकार की प्लानिंग होती है? कम्युनिटी को लेकर के आपको बताना है। वैसे तो सोशल प्लानिंग बहुत प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। 4, 3, सी, डी। सभी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं गाइस, गिने चुने लोग 4-5 लोग ही आंसर दे रहे हैं। क्या कौन कौन है यहाँ पर? मनु टी आर सर, आप लोग आइडल हैं, आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। क्या केवल 4-5 लोगों को सिलेक्शन चाहिए क्या? एग्जाम में तो आंसर सबको देना होगा, चाहे आप गलत दें आंसर चाहे सही दें। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? फोर्थ नहीं होगा ना, थर्ड होगा, सेकंड होगा, नेबरहुड प्लानिंग। नेबरहुड प्लानिंग का दूसरा नाम ये कम्युनिटी प्लानिंग होता है ना। इसमें जो कम्युनिटी होती है वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने तरीके से लोकल एरिया को प्लान करती है, उसको डेवलप करती है थ्रू दी नेबरहुड डेवलपमेंट प्लान्स। इसको NDP बोला जाता है, नेबरहुड डेवलपमेंट प्लान फॉर द कम्युनिटी प्लानिंग। कम्युनिटी में रहने वाले लोग अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग उनको जिस तरीके से प्लानिंग करना है उसको बोला जाता है NDP। सो ये आपका सेकंड विल बी राइट आंसर, इसको याद कर लेना। इसको कम्युनिटी प्लानिंग नेबरहुड प्लानिंग बोलते हैं। ओके, BOD में यस यस, ग्रास रूट लेवल प्लानिंग, वो सही बात है। बट इसका ये बोल सकते हैं कि कम्युनिटी प्लानिंग या नेबरहुड प्लानिंग दोनों एक ही है, और इसका राइट आंसर बी ही होगा। हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर आप हो सकता है ऑप्शन नंबर 4 लगा दें, बट ये गलत हो जाएगा आपका। फिर करेक्ट जो है आंसर यही है। यहीं पर NDP कम्युनिटी में NDP यूज किया जाता है, नेबरहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ अ क्लाइंट इन दी सोशल केस वर्क? क्लाइंट कौन है? क्लाइंट वो पर्सन है दैट सीक हेल्प, एंड सोशल वर्कर कौन है? दैट प्रोवाइड हेल्प। बस इतना याद कर लीजिए आप, गलत नहीं होगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 13, सीक्स हेल्प मतलब किसी प्रकार की हेल्प जो कि सोशल वर्कर कर सकता है, उसके अंडर उसके दायरे में आता है। बी सेकंड, 3 फर्स्ट। गाइस सभी लोग आंसर दें। आंसर देने में क्या जा रहा है, कोई आपका मार्क्स थोड़ी कट रहा है, कोई फाइन नहीं लगेगा आप पे। सेकंड, फोर्थ, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट आंसर आ रहे हैं इसमें। ज़्यादातर आंसर जो फर्स्ट भी है, फोर्थ भी है, सेकंड भी है। ओके, फर्स्ट मतलब ए ओ बी। क्लाइंट इज एन इंडिविजुअल्स इन डिफिकल्टी, ऑफकोर्स कोई पर्सन डिफिकल्टी में होगा तभी तो वो हेल्प के लिए आएगा, तो ये सही है। क्लाइंट इज एन इंडिविजुअल्स फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, तो ये भी सही है, किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है तो, एंड दैट सीक्स फॉर हेल्प। एंड क्लाइंट में बी सफरिंग एंड अफेक्टेड विद द सोशल और द कल्चरल डेविएशन, तो ये भी सही है, सामाजिक या कल्चरल रूप से किसी प्रकार की समस्या है उसको लेकर के वो सफ़र कर रहा है तो वो भी
हेल्प के लिए सीख करेगा, तो ये सही है। ओके, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है। हाँ ओके, अब आइए 4th नंबर पे। क्लाइंट इज इन सम काइंड ऑफ डेंजर एंड रिफर्ड बाय अनदर एजेंसी और वन फॉर हेल्प। ये भी तो सही है, इसमें गलत क्या है? कोई क्लाइंट या तो जैसे कि किसी एक एजेंसी है, यहाँ पर क्लाइंट ओके हेल्प के लिए आता है और ये सोशल वर्कर इसको डील करता है या इसकी समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता है, देन द सोशल वर्कर विल रेफर टू अनदर सोशल वर्कर जो कि खास स्पेशलाइज होगा इस पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करने के लिए। देन ये सोशल वर्कर जो ये है वो इसको रेफर कर देगा दूसरे के पास, तो ये भी तो क्लाइंट ही रहेगा ना। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर भी तो रेफर कर देता है दूसरे डॉक्टर के पास पेशेंट को जब वो उसको ठीक नहीं कर पाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है रेफर बाय द अनदर एजेंसी और वन फॉर हेल्प, या खुद इंसान जाता है वो पर्सन जो है। तो ये भी सही है, गलत नहीं है। चारों के चारों ऑप्शन जो है करेक्ट है। डी विल बी राइट आंसर। पुट रॉन्ग ऑप्शन ए बी सी नहीं, कहाँ ए बी सी है? 13 का सी, ए और डी कहाँ लिखा है? चूज द करेक्ट ही तो चूज करना है यहाँ। हु इज ए क्लाइंट इन सोशल केस वर्क, सही आंसर है। 4th आंसर विल बी राइट, कोई गलती नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कोर मैंडेट ऑफ सोशल वर्क प्रोफेशन। सोशल वर्क प्रोफेशन के कोर मैंडेट को आपको बताना है ना। इस टर्म पे याद रखना, क्योंकि अच्छा आप पढ़ लीजिए, फिर अगर मैं बता दूंगा तो आप आंसर सही लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कोर मैंडेट। कोर मतलब बोल सकते हैं जो मुख्य जो काम होता है समाज काल प्रोफेशन में। देखिए यहाँ पर सभी के सभी 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं सही है ना। तो फिर आपको फोकस करना है जो मुख्य काम है उनके उस पर। सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, लाइफ स्किल, क्वालिटी ऑफ लाइफ। थ्री क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आंसर लगा पाएंगे। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। सोशल चेंज, सोशल चेंज में आप देख सकते हैं ये बिग टर्म है, इसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो इसी के अंदर आ जाएगा ना। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, समाज का विकास होगा, उसका ग्रोथ भी होगा उसमें, है ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी, सोशल जस्टिस भी मिलेगा। सोशल कोहेंशन, सामाजिक एकजुटता, लोगों में एकजुटता होगी तो वो मिल करके किसी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट एक्शन जो मैंने पढ़ाया था उसमें, सोशल एक्शन में डिफरेंट तरीके से। एम्पावरमेंट होना ऑन द लिबरेशन ऑफ पीपल, सो 2 विल बी राइट आंसर। और यहाँ पर जो दिया गया है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रोथ, सोशल जस्टिस, ये सभी सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपके सोशल चेंज में, सोशल डेवलपमेंट में। यहाँ पर बोला जा रहा है जो कोर मैंडेट है, वैसे तो सभी सही है, कोई गलत नहीं है, सब चीज़ें आ जाएंगी प्रोफेशन में, बट आपको कोर मैंडेट बताना है जो मुख्य काम है, जो मुद्दे होते हैं उन पर सोशल वर्क प्रोफेशन काम करता है। ये सभी की सभी चीज़ें सेकेंडरी हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ओके, 2 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। हु प्रोपाउंड द 7 प्रिंसिपल ऑफ वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप। वर्कर और क्लाइंट रिलेशनशिप के 7 जो प्रिंसिपल हैं किसके द्वारा दिए गए थे? हैमिल्टन, स्विथ, वोबर्स एंड फेलिक्स वुस्टेक, एच पार्लमैन। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? फिफ्टीन का सी। ओके, सी 6 7 8। ओके राइट, ये प्रोफेसर विस्टिक के द्वारा दिए गए थे 7 प्रिंसिपल सोशल वर्क रिलेशनशिप के। कौन कौन से 7 प्रिंसिपल?
ये आपका इंडिविजुअलाइजेशन है ना, पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, कंट्रोल इमोशन। अगर आपको कुछ याद है तो आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस, to accept the client as he or she is. Non-judgmental attitude, client's self-determination and the confidentiality। तो ये आपके 7 प्रिंसिपल हो गए सोशल क्लाइंट रिलेशनशिप, वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड दी ऑड वन आउट। कौन सा? आर्बिट्रेशन, एजुकेशन, काउंसलिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्वेश्चन कितने बढ़िया तरीके से बनाया है कि आपको पता भी होगा तब भी आप आंसर गलत लगा सकते हैं। राइट, नॉन जजमेंटल, सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग मोस्ट ऑफ द आंसर दे रहे हैं, क्यों है कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही दोनों वर्कर और मैनेजमेंट की जो डिस्प्यूट होती है या किसी प्रकार का फॉर्मल कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर है सभी के सभी तरीके। तो ये फोर्थ जो है अलग क्यों है? ओके, कुछ रीजन है। पहला तो यही है कि इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है ना, ये दोनों के बीच में होता है, वर्कर और एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर है या मैनेजमेंट है उसके बीच में, है ना। ये तीनों के तीन मैंने आपको बताया था, एक एक्ट था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाला, उसमें तीनों को मेंशन किया गया था। इसके माध्यम से आर्बिट्रेशन करना और एजुकेशन और काउंसलेशन के माध्यम से मैनेजमेंट और वर्कर के बीच की समस्या जो है, डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था। तो एक तो तीनों उसका हिस्सा है। दूसरा, इसमें आर्बिट्रेशन नहीं होता है, ये दोनों आपस में वो एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इशू है लाइक दी हेल्थ को लेकर के, सेफ्टी पॉलिसी को लेकर के, या छुट्टी के लिए, लीव के लिए, सैलरी के लिए, जितने भी इशू हैं तो ये आपस में इन दोनों के बीच में हो जाते हैं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। सो फोर्थ आंसर विल बी राइट। इट्स बिटवीन एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय जो है वो भी तो मैनेजमेंट ही है। इसमें आप टर्म को सही से समझें। एम्प्लॉयज क्या है? जो एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। इसमें आर्बिट्रेशन नहीं होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में, ये दोनों आपस में ये लोग सॉल्व कर लेते हैं डिस्कस करके। क्वेश्चन नंबर 17 गिव बिलो टू स्टेटमेंट आर लेवल सेशन एंड रीजन। पहला दिया गया, ह्यूमन राइट्स हेल्प अस टू इनलार्ज अवर इनहेरेंट ट्रेंड्स, आपके जो लक्षण है, एप्टीट्यूड, आपकी प्रतिभा, योग्यता और टैलेंट। इसका रीजन दिया गया था, पुअरर द एनवायरमेंट बिकम द मोर इम्पेयर्ड आर ह्यूमन राइट्स एंड वाइस वर्सा। इसको समझ लीजिए आप, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, टू रिजॉल्व द इश्यू बिटवीन द एम्प्लॉयज, it's between employees and the employees, employer is itself with the management, okay, but the main difference that कि उनमें उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है बार्गेनिंग में, इसी वजह से वो अलग है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में तीनों में मीडिएटर होते हैं। 17 सेकंड, बी डी सी, अच्छा इसमें सी भी आया है और डी, मतलब पहला इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। अच्छा, आई आंसर, ओके। नेक्स्ट, स्वामी जी 7 सी, पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है।
समझ लीजिए इसको। पहला दिया गया कि ह्यूमन राइट्स हेल्प अस टू इनलार्ज अवर इनहेरेंट ट्रेड्स एप्टीट्यूड और टैलेंट। मानव अधिकार जब मिलते हैं, मानव अधिकार क्या होता है, जो नेचुरल जो नेचर से हमको प्राप्त होते हैं ह्यूमन राइट्स, है ना। इससे क्या होता है, आपका टैलेंट एप्टीट्यूड आपके ट्रेड्स जो है आप उसको इन्हांस कर सकते हैं, इनलार्ज कर सकते हैं, है ना, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जिन कंट्रियों में ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जाते, कम दिए जाते हैं, तो वहाँ के लोग जो है उतना ज़्यादा अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, वहाँ की कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स हेल्प अस टू इनलार्ज अवर इनहेरेंट ट्रेड्स एंड एप्टीट्यूड एंड टैलेंट। द पुअरर द एनवायरनमेंट बिकम्स द मोर इम्पेयर्ड आर ह्यूमन राइट्स। तो ऑफकोर्स ये तो सही दिया गया है कि जितना ज़्यादा खराब इन्वायरमेंट होगा, है ना, उतने कम जो ह्यूमन राइट्स उसको आप एंजॉय कर पाएंगे और इम्पेयर्ड रहेंगे। और वाइस वर्सा मतलब होता है कि इन्वायरमेंट जितना बेहतर होगा, ह्यूमन राइट्स उतना आप एंजॉय कर पाएंगे और उसके बाद उस तरीके से आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। तो ये दोनों ही सही दिए गए हैं, कोई गलत नहीं है। सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड इज आइडियली सूटेड फॉर द स्टडी ऑफ। आप यहाँ से देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, देख रहे हैं इस पेपर में कितने भी क्वेश्चन होंगे, कोई डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन क्या है। आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिए हैं कि आपको बताना है कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। ट्राइबल कल्चर, नेशनल कल्चर, एथनोग्राफिक कल्चर, फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब अपना टोटल करके बताना है कि 25 में से कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, यहाँ पर जो रिसर्चर है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो खुद ऑब्जर्व करता है थ्रू दी पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट कर करके, ठीक है ना, प्रेजेंट होकर के वहाँ पर वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर ऑब्जर्व करता है। जैसे मान लीजिए कोई विलेज है ना, वहाँ पर कोई फेस्टिवल हो रहा है और किसी उस पर्सन को, उस रिसर्चर को वहाँ के कल्चर को स्टडी करना है, वहाँ की सोशियो लाइफ को स्टडी करना है, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा वो उस फेस्ट में, ऑब्जर्व करेगा वहाँ पर। तो ट्राइबल कल्चर लीजिए, सही है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। नेशनल कल्चर में कैसे पार्टिसिपेट हो पाएगा, ये तो बिग टर्म, बहुत बड़ी टर्म है। एंड एथनोग्राफिक कल्चर भी सही है, इंसानों की स्टडी करना उनके कल्चर की। तो ये दोनों एक प्रकार से थोड़े से करीब ही हैं। तो पहला और सी आंसर करेक्ट हो जाएगा और बी गलत है। और फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेना में पार्टिसिपेशन कैसे होगा, ये भी गलत है ना। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अरेंज करना है आपको यहाँ पर शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर ऑर्डर व्हेन दे आर लिस्टेड। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यूनियन स्टेट, कंकरेंट लिस्ट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी और द अर्बन एरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि शेड्यूल का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो शेड्यूल आप अच्छे से पढ़ के जाइए, इसका मैंने आपको ट्रिक भी शेयर किया था, है ना। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नाइनटीन का कौन सा आंसर है, ऑर्डर में लगाना है मैडम, आपने जो आंसर दिया है सेकंड, 19 का सेकंड। अर्बन एरिया का मतलब यहाँ पर वही है म्यूनसिपैलिटी को लेकर के या सिटी। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर मतलब रूरल। ये म्यूनसिपैलिटी कहाँ है, 12th पे आता है ना, 12th शेड्यूल में। पंचायत 11th शेड्यूल में। तो पहले पंचायत आएगा, पंचायत मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। उसके बाद अर्बन, ये इन दोनों में ये 11th पे आएगा, ये 12th पे आएगा। और उसके पहले आ जाएगा आपका शेड्यूल ट्राइब एंड एरिया, ये किस में है, एस में, ये आपका 5th है, दैट इज रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया। तो ये आपका 5th हो जाएगा, 5th शेड्यूल। यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट, ये आपकी फेडरल लिस्ट आएगी आपकी 7 में, ये इसको फेडरल लिस्ट बोलते हैं, इसको याद कर लेना। आपका 7th शेड्यूल है, तो ये 7th हो जाएगा, ये आपका 11th हो जाएगा और ये आपका 12th हो जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, याद कर लेना इसको, क्योंकि
टोटल 12 शेड्यूल आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे, बट इससे आप याद कर लेंगे इजीली। पी मीन पंचायत, एम मीन म्यूनसिपालिटी, 11th 12th याद रहेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सभी लोगों के नहीं आ रहा गाइस, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि संस्था में इनमें से क्या क्या पाया जाता है। आप फॉर्मल शेप ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड डिवीजन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल ऑफ कंडक्ट एंड द बिहेवियर एंड द एब्सेंस ऑफ हिरार्की, जहाँ पर पदानुक्रम नहीं होता है। ये कोई संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्थान में, इंस्टीट्यूट में। इस रियली मैजिक फार्मूला, ये मैंने थ्योरी में दिया हुआ है ना, तो आप वहाँ से भी देख लेना और याद कर लेना। वैसे टोटल 12 शेड्यूल याद नहीं होते हैं, मुझे पता है, एक साथ नहीं होते हैं, कुछ लोग कर लेते होंगे शायद, बट ऐसे याद करेंगे तो हो जाएगा। सेकंड बी 12 का बी, ABC, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की तो होगी ही ना। ऑर्गेनाइजेशन तभी बनती है जब वहाँ पदानुक्रम होता है, मैनेजर है, नीचे उसके कोऑर्डिनेटर है, जो भी असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद नीचे एम्प्लॉय, तो उसमें क्रम तो होता ही है, हिरार्की होती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगर डी गलत होगा तो आप ये इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं एलिमिनेट, और यहाँ आ जाएगा आपका ए और बी दोनों में है, तो इनको आपको देखना नहीं है, केवल सी लिख लीजिए। रूल ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, करेक्ट। यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, ये सभी चीज़ें होती हैं। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता होगा, HR में ये सब चीज़ें पॉलिसी में लिखी होती है। जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है कि आपको फॉलो करना है रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ एथिक्स, ये सभी चीज़ें, तो आपका सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। परसेप्शन ऑलवेज शेप बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपका जो पुराना अनुभव है, आपका जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास, उससे आधार पे आपका जो परसेप्शन डेवलप होता है, शेप होता है। अ चाइल्ड शेप हिज हर बिहेवियर इन फैमिली एनवायरनमेंट। जो बच्चा है, बच्चे का जो बिहेवियर है वो बदलता है, शेप होता है उसके फैमिली एनवायरनमेंट से, उसकी कम्युनिटी के, उनके सराउंडिंग से। 21 का 3C, 9th लैंड रिफॉर्म, राइट। 9th लैंड रिफॉर्म है क्योंकि उसमें ओल्ड दिया है ना, OLD, ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 8th में आ जाएगा, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 का 3, इसका मतलब दोनों ही सत्य हैं। परसेप्शन ऑलवेज शेप बाय द प्रीवियस एक्सपीरियंस, सही दिया गया है। एंड चाइल्ड शेप हिज बिहेवियर इन फैमिली एनवायरनमेंट, दोनों ही सत्य हैं, सो आपका C विल बी राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 22, द 3 क्वेश्चन दैट आर हाईली रेलेवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तब आप इसके आंसर लगा सकते हैं। हाउ टू फॉर्म स्टार्टर, स्टार्टर कैसे बनाना है। स्टार्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप, है ना, अब जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। हाउ शुड आइटम टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच ग्रुप, हाउ कैन द ग्रुप कैन बी कन्वीनियंसली अप्रोच। पढ़ लीजिए इसको आप। 21 का C। ट्वेंटी टू का C, ओके, सभी लोग आंसर देंगे। कन्वेंशनल इज डिफरेंट, राइट। कन्वीनियंस सैम्पलिंग अपने आप एक डिफरेंट सैम्पलिंग हो जाती है, डिफरेंट मेथड हो जाता है ना। स्ट्रैटिफाइड अलग होता है। स्ट्रैटिफाइड मतलब क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ओके। एक ऐसा मेथड जिसमें टोटल यूनिवर्स, टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 या 2 से अधिक पार्ट में, स्मॉल ग्रुप में ना। जैसे मान लीजिए टोटल ग्रुप है, ये है, इसको आपको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर दिया, C, D, E। या मान लीजिए गांव है ना, विलेज है, यहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है। अब आपको मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन को अलग अलग करके डेटा कलेक्ट करना है, तो ये कहा स्ट्रैटिफाइड कर दिया आपने। स्ट्रैटिफाइड मतलब ग्रुपिंग करना।
एंड यहाँ पर दिया है कन्वीनियंसली अप्रोच। कन्वीनियंसली अप्रोच तो नहीं होगा, क्योंकि कन्वीनियंस तो मतलब होता है कि आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार डेटा कलेक्ट करेंगे, तो फिर तो वो सैम्पलिंग का डिफरेंट पार्ट हो जाएगा, है ना। यस, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो जाएगी ना फिर तो ये। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्या ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है गाइज? 1 सेकंड गाइज, इसको 1 सेकंड, इसका आप आंसर दीजिए अब तक में 1 मिनट। ओके, तो इसमें सी जो है आंसर है गलत, सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अगर आपका सी ऑप्शन गलत होगा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी, और ए बी। डी को देख लेते हैं। हाउ मैनी आइटम कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टार्टम, और हाउ टू एलोकेट द सैम्पल साइज ईच स्टार्टम। हर एक ग्रुप से कैसे आइटम को सिलेक्ट करना है, कैसे सैंपल सेलेक्ट करना है, तो ये सही है, डी सही हो जाएगा। दैट मीन्स आपके ए और बी और डी करेक्ट हो जाएंगे। यस यस, आप इसको एप्लीकेशन को लॉग आउट करके दोबारा कर लें, आ जाएगा। 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, मैच द थ्योरी एंड देयर एडवोकेट्स। आपको यहाँ पर थ्योरी दी गई है और उनके थिंकर के नाम दिए गए हैं। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया उन्होंने। स्टैटिक सैम्पलिंग के बारे में पता होनी चाहिए आपको, कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में पता होने चाहिए, और क्या स्टार्टम है उसको पता होना चाहिए, तभी आंसर आप लगा सकते हैं। तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, पहले जैसे आते थे, जो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना होगा। इसको आप पेयर करिए, थ्योरी दी गई है चारों, यहाँ पर उनके थिंकर के नाम। सोशल लर्निंग थ्योरी, ट्रांसपर्सन थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी और साइको सोशल थ्योरी। ट्रांसपर्सन थ्योरी का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ट्रांसपर्सनल थ्योरी, इसको बोला जाता है ट्रांसपर्सनल अनकॉन्शियसनेस। यहाँ पर कार्ल्स जुंग के द्वारा बोला गया था कि जो ट्रांसपर्सनल अनकॉन्शियसनेस है, इसको हम बोल सकते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे माइंड में जो थॉट्स हैं, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी मेमोरी, कुछ ऐसे इम्पल्स होते हैं जिनको कोई पर्सन उसके बारे में अवेयर नहीं होता है, अनअवेयर रहता है। इसी वजह से यहाँ पर उसको बोला गया है अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और जो मिस्टेक होते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, वो ज़्यादा अवेयर होते हैं अपने माइंड को लेकर के, उनके दिमाग में क्या है, क्या मेमोरी पुरानी, या जो भी क्या क्या इम्पल्सेस हैं उनके बारे में पूरा अवेयर होते हैं। इसी वजह से उनको स्पिरिचुअल या फिर मिस्टेक बोला जाता है। दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर माइंड, सो दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस और ट्रांसपर्सनल अनकॉन्शियसनेस, गिवन बाय द चार्ल्स जुंग। 23 का फर्स्ट अभी आप पेयर कर सकते हैं, बी का फोर्थ के साथ हो जाएगा। दैट मीन्स यस, ये सभी आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है। और बाकी सोशल लर्निंग थ्योरी आपको पता ही है, एल्बर्ट बंडूरा है, इनकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इनकी थ्योरी, तो अच्छे से पढ़ लेना थ्योरी इनकी। पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द टाइप ऑफ डायग्नोसिस विच इज़ नॉट डिस्क्राइब बाय द पर्लमैन। पर्लमैन के द्वारा कौन सा इसमें टाइप जो है डायग्नोसिस का, वो नहीं दिया गया था। इटियोलॉजिकल, गेस्टाल्ट, क्लिनिकल एंड दी डायनेमिक। ये क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए थे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। प्लीज सर रिपीट ट्रांसपर्सनल थ्योरी। देखिए इसमें ट्रांस का मतलब क्या होता है, दैट इज बियॉन्ड योर ईगो, जो चीज़ आप समझ पाते हैं उससे जो बाहर हो। जैसे कि मैंने बताया कि जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, या बोल सकते हैं इसको इसलिए कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोला जाता है, क्योंकि आपस में अनकॉन्शियस होते हैं, अनअवेयर रहते हैं अपनी मेमोरी, अपनी इम्पल्स के बारे में। दैट इज इन योर माइंड। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके बारे में हम लोग को पता नहीं होता है, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस।
ट्रांस मतलब होता है कि ट्रांस पर्सन मतलब पर्सन के बाहर इंसान जो है, इंसान का जो अडल्ट ईगो है या बोल सकते हैं बॉडी है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसके बियॉन्ड कॉन्शियसनेस जो होती है उसको बोलते हैं ट्रांस पर्सन कॉन्शियसनेस, दैट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी। आई आंसर, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ट्रांस का मतलब ही होता है द स्टेट और द एरिया ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज नॉट इन द लिमिट ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी। राइट, यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, है ना। डायनेमिक डायग्नोसिस क्या होता है आपको बताइए अगर किसी को पता है। इसमें क्लाइंट की जो करंट सिचुएशन होती है ना, करंट प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, उसको एवेल्युएट करना प्रॉपर तरीके से, उसको बोलते हैं डायनेमिक डायग्नोसिस। दूसरा है क्लिनिकल डायग्नोसिस, ये तो जनरली हम लोगों को पता ही होगा, जो डॉक्टर करता है ना। डिजीज़ क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्या इंजरी है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या साइन है, उसके आधार पर ठीक करना। तीसरा तो गलत है, चौथा आपका इटियोलॉजिकल, ये बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म दे दिया गया है, मतलब इसका यही है क्लिनिकल डायग्नोसिस। थोड़ा इसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे कि टेस्ट करना, लैब में भी टेस्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसको, है ना, टेस्ट करना, उसको स्टडी करना, इमेज स्टडी करना, तो उसको बोलते हैं इटियोलॉजिकल डायग्नोसिस। सो आपका 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ILO इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, IPEC बोला जाता है इसको। इसको याद कर लेना, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। कब इसको इनिशिएट किया गया था ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी लेबर को एलिमिनेट करना, मतलब किसी प्रकार से वो लेबर वर्क में इन्वॉल्व ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट आंसर आ रहा है सभी का, सभी लोग आंसर दे दें इसका। आंसर सी, बी, डी, सेकंड बी। सही आंसर किसी का भी नहीं होगा, बट काफ़ी क्लोज आंसर है, ठीक है। राइट, यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है इसको आप मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी क्लोज है 1991 से। दिसंबर 1991 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था ILO के द्वारा, ओके, ये डेट है। और इंडिया के द्वारा इसको, ये जो MOU था उसको साइन किया गया था, पहली कंट्री थी जिसने साइन किया था ILO का ये जो प्रोग्राम, दैट इज़ इन दी 1992। ओके, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन इन 1992। सो बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, बट राइट जो डेट है दैट इज़ द दिसंबर 1991, दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1992। ओके, so these are 25 questions. Thank you so much guys for joining this session. Okay, my score is 18 out of 25. Okay, सभी लोग आंसर कितने हुए, मोनालिसा मैम 21 करेक्ट है, बहुत सही है आपका तो स्कोर। अगर आपके 21 सही है, आई थिंक बढ़िया स्कोर है। सभी लोग अपना अपना स्कोर बताएं गाइस। 19, 25, 21। ओके ओके ओके, 21 आउट ऑफ 25 अर्पिता मैम सही है, ठीक है ठीक है, सही है। एक दो क्वेश्चन तो गलत हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसे, उसकी जो लैंग्वेज ऐसी दी जाती है कि नहीं समझ पाते हैं, है ना, तो इतना कोई इशू नहीं है। 19 और सभी लोग, उसके अलावा सभी लोग केवल वीडियो देख रहे थे गाइज और हैव नॉट काउंटेड प्रॉपरली। ओके, नो इशू, अभी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे ना, तो आगे से ध्यान रखना है और उसको काउंट करना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, इससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। डिड सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक ही होती है एग्ज़ाम में, है ना, तो उसको ही आपको सही करना है, इसी वजह से प्रैक्टिस की जाती है, ताकि आप कोई सिली मिस्टेक ना करें एग्ज़ाम में। बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं जल्दी जल्दी में, मैंने भी मिस्टेक कर दी थी। मेरा पेपर 1 में मेरे मैथ के क्वेश्चन गलत हो गए थे, मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे मैथ के क्वेश्चन गलत होंगे। 3 क्वेश्चन गलत हुए थे मैथ के, तो होता है मिस्टेक, यस।
मैंने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मुझे लगता था कि मैथ के क्वेश्चन मेरे गलत नहीं होंगे, और एग्ज़ाम में मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो मिस्टेक हो जाता है और प्रैक्टिस करना चाहिए इसी वजह से, चाहे आपको कितनी भी कॉन्फिडेंस हो कि आपका कोई पोर्शन कितना स्ट्रांग है, बट आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि थोड़ा सा आपको भरोसा रहे। हाँ, यहाँ यहाँ मिस्टेक हो चलेगा, बट एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। राइट। ओके गाइस, सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यू क्रैक इट डजंट काउंट। नहीं, वो ठीक है, क्रैक जीआरएफ हो गया बिकॉज ऑफ कि पेपर 1 में अच्छे स्कोर थे, और अगर मैथ के क्वेश्चन गलत नहीं होते तो शायद और भी ज़्यादा परसेंटाइल आ जाता, बट कोई इशू नहीं। इसी वजह से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मुझसे जो गलती हुई एटलीस्ट आप लोग गलती ना करें। प्लीज़ हेल्प इन पेपर 1। पेपर 1 में गाइज, पेपर 1 जैसे पेपर 2 की तैयारी करने, ऐसे पेपर 1 की मैं तो दोनों को एक साथ लेके चलता था। जैसे कि जो पेपर 1 पेपर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, है ना, तो उसको साथ में लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो साथ में देना है। ऐसा तो नहीं है कि पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग डेज में है। तो जो कॉमन चीज़ें उनको जैसे कि रिसर्च मैथोलॉजी है, दोनों में कॉमन है, उसको साथ में पढ़ लीजिए, है ना। ये जो इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स हैं उनको साथ में पढ़ लीजिए, जो कॉमन चीज़ें उनको एक साथ पढ़िए। मैथ्स देखने से मेरा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। आप मैथ बाद में सॉल्व कर सकते हैं, मुझे आता था, मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो ऐसा नहीं है कि अगर 2-4 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं तो कोई बिग इशू नहीं है, बट आपका ओवरऑल 80% आपका पेपर सही होना चाहिए। यू नीड ओनली 70%, ओके, टू क्रैक द जीआरएफ। सो आपको देखना है कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, और जो आपका स्ट्रांग नहीं है लाइक द मैथ या कोई ऐसे पोर्शन है तो उसको आप बाद में कर लीजिए। राइट। सो ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको 100% अटैम्प्ट नहीं करने हैं, आपको कुछ 80% 85% अटैम्प्ट करने हैं जो आपके एक्यूरेट हों, अच्छे हों, एकदम सही हों। और ऑल दो माइनस मार्किंग होती नहीं है तो आपको कोई इशू भी नहीं है कि आपका कोई और मार्क्स कट जाएंगे, है ना। और पेपर 1 ही आपको जीआरएफ दिलाएगा। पेपर 2 में एवरेज सभी के मार्क्स आ जाते हैं 65, और जो थोड़ा सा जिसका अच्छा होता है पेपर 2 वो 75 क्रॉस कर लेता है, तो उसके लिए उसका बेनिफिट है। और मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर 2 के क्वेश्चन मोर देन 75 सही हो, है ना। जितना मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग भी उतना करेंगे तो आपके सही हो जाएंगे। इतना तो मैं अपने लिए पढ़ा नहीं था जितना मैं पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, है ना। तो आप लोग एफर्ट करिए और डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेली ये जो PYQ है ना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी है डेली बेसिस पे हम लोग आते हैं सेशन में, सो पूछ सकते हैं। और ना, पेपर 1 में और राइट, पढ़ाने पढ़ाने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना। एग्ज़ाम क्लियर तो जल्दी हो जाता है। आई थिंक मुझे 70-80 डेज लगा था पूरा पेपर 1 पेपर 2 को कंप्लीट करने में। पढ़ाने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि अब गलती ना हो कोई, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपका कोई मिस्टेक कर ले मेरी वजह से। सो आप लोग एफर्ट करिए, मैं भी अपनी तरफ से कर रहा हूँ पूरा। और PhD में मेरा एडमिशन हो गया है, तो कुछ दिन में मैं NIT पहुँच जाऊँगा और वहाँ से भी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, है ना। वहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपको भी PhD में जब एडमिशन लें तो आपको उसका बेनिफिट मिल पाए।